गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फंक्शन के बारे में करेंगे। कल पिछली बार एक्सरसाइज में हमने रिलेशन के बारे में और उसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी थी 1.1। आज हमारी जो 1.2 है वो बेस्ड ऑन फंक्शन है। तो आज हम फंक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। फंक्शन क्या है, अगर आपके पास किसी भी रिलेशन में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया होता है और वो एक स्पेशल रिलेशन को शो करता है, उस स्पेशल रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपके पास कोई एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, दोनों के दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलते हैं, मतलब कि आपका जो रिलेशन है ए टू बी पे जा रहा है और ये आपका डिफाइन हो गया कि हमेशा फंक्शन आपका रिलेशन आपका ए से बी पर ही जाएगा। तो स्पेशल रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब जब हमने रिलेशन करा था तब हमने रिलेशन की डेफिनेशन और उसका पढ़ा था डोमेन और कोडोमेन और रेंज। ऐसे ही फंक्शन का भी डोमेन और रेंज आपका एज इट इज रिलेशन जैसा ही होता है, पर थोड़ी सी फॉर्मेशन अलग होती है। तो डोमेन कैसा होता है किसी भी फंक्शन का एफ का, कि अगर ए पर जा रहा है, मतलब ए टू ए पर है और दोनों के दोनों ए को बिलोंग करते हैं, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा कि सबसे पहला डोमेन और उसके बाद उसका कोई ऑपरेटर, और वो दोनों ऑपरेटर और वो डोमेन आपका बिलोंग कर जाएगा किसको, एफ को। एफ क्या हमारे यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है। आपका एफ ऑफ ए, ये मत सोचिए कि एफ ऑफ ए क्या लिख रखा है। आपका जब भी फंक्शन डिफाइन होता है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से लिखा जाता है, ठीक है। और आपका एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के। तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा दोबारा आ गया क्योंकि हमने रिलेशन में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर y इज इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका रिलेशन क्या आएगा, सेम आएगा, कि a टू a ही होगा। तो वो यहीं पर है, ए टू ए जा रहा है और दोनों के दोनों ए किस पे बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल ए पे। और आपका ऑपरेटर और आपका डोमेन दोनों के दोनों किसी फंक्शन पर जा रहे हैं, एफ पे। एफ यहाँ पर ये, अगर मैं यहाँ एफ एक्स लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम रेंज की। रेंज क्या है, वही फंक्शन डिफाइन कर रखा है किसी भी ऑपरेटर का और किसी भी डोमेन। तो हमने इसमें कर लिया था, ये पीछे वाला हमने क्या करा था, ए टू ए पर जा रहा है, मतलब कोई ऑपरेटर किसी बी पर जा रहा है। ये तो आपका हो गया एफ ऑफ ए और ये आपका हो गया बी की वैल्यू। तो आपका कोई भी ऑपरेटर किस पर जा रहा है, किसी भी बी सेट पे जा रहा है। बी सेट यहाँ पर ए ही मान लेता है और दोनों के दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को, क्योंकि इनका सेट हमने क्या लिया है, सेम लिया है। हमारे पास एक सिंगल सेट है और उसका ऑपरेटर उसी के सेट में जा रहा है। तो आपका एफ ऑफ ए जो आपका ऑपरेटर है वो सेट बी में जाएगा। वही बोला था मैंने कि एफ ए आपका किस पर जा रहा है, बी पर जा रहा है, और दोनों के दोनों किसको बिलोंग करेंगे, किसी भी फंक्शन को। तो हम रेंज का यही कह रहे हैं कि आपका ए बी पर जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। यहाँ पर हमने ए ले रखा है और ये ए इसको बिलोंग कर रहा है, और जो डोमेन है वो आपका ए को बिलोंग कर रहा है, और जो आपकी रेंज है वो आपकी सेट बी को बिलोंग कर रही है। वही इसकी डोमेन होती है और इसके कोडोमेन और रेंज होते हैं, तो वो उसको बिलोंग कर रहे हो। तो टोटल फंक्शन आपका एफ पे चला जाएगा। एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दे रखा है। ये आपके पास एक फंक्शन, आपके पास एक रिलेशन दे रखा है किसी भी फंक्शन का, और आपको बोल दिया अगर एफ ऑफ -1 लेते हैं जब हम इसकी वैल्यू, तो हमारा आंसर आता है 5, ठीक है। और जब हम एफ ऑफ 3 लेते हैं तो इसका आंसर आता है 3। और आपसे बोला जाएगा कि इस फंक्शन में कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी इसकी वैल्यू निकालिए। तो कुछ नहीं करना हमें, जब यहाँ -1 है और हमारा 5 है, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या है आपके पास 5। और फिर जब हम 3 पुट कर रहे हैं इसी में, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे अपने या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे या फिर अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इससे हमारे कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने रैंडमली आपके पास एक एग्जांपल लिया है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 5 या 3, कुछ भी फंक्शन आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब देखा जाए तो मैंने यहाँ दोनों प्लस के लिए हैं और दोनों ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा कैंसिल आउट हो जाए। आपके पास इस तरीके से एग्जांपल मिलेगा कि आपके पास कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है।
तो इस तरीके से फंक्शन आपका होगा और उसमें ये बोलेगा कि भाई फर्स्ट में जो है एलिमेंट वो किसका है, डोमेन का, और जो सेकंड पे एलिमेंट है वो किसका है, रेंज का। तो सिर्फ डोमेन और रेंज रिलेशन जैसे ही है पर थोड़ी सी फॉर्मेशन अलग है, वही मैंने बताया था क्योंकि वो रिलेशन था और ये स्पेशल रिलेशन पे है जिसको हम आपका, तो इसी को हम आपका डोमेन और रेंज बोलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखा दूँ तो इसको इजीएस्ट बनाने के लिए कि भाई आपका प्लस ना लेके मैं यहाँ माइनस ले लेती हूँ और कहें कि ए और बी की वैल्यू निकालो, तो मैं इस तरीके से वैल्यू निकालूंगी -5 की, क्या कि a -1 प्लस बी इज इक्वल टू आपका क्या है 5, फिर क्या है 3, a इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू आपका क्या है 3। तो अब क्या वैल्यू ले जो ये पूरा हो जाए, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, अब आगे निकालते हैं इसको, -a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर 3 है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन 3 मैं एलिमिनेशन मेथड करती हूँ। आपने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड भी देखा था और 11th क्लास में भी हमारे जो इक्वेशन को सॉल्व करने को गए थे वो भी एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल को हम एक जैसा कर लेते हैं और फिर उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मैंने इसको कर दिया, यहाँ 3 बन गया, यहाँ भी 3 और यहाँ बन गया 15, तो ये कैंसिल हो गए, ये कितने हो गए 4b और इज इक्वल टू ये कितने हो गए आपके पास 18, b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 18/4 और ये कैंसिल आउट आके आपकी आ जाएगी 9/2 मतलब कि 4.5, इस तरीके से। ठीक है, आपकी b की वैल्यू 4.5 आ गई है और आप या तो इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में किसी भी पुट करेंगे आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके किसी भी फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि आपके पास ऐसा फंक्शन होगा और आपसे बोला जाएगा कि इस ऑपरेटर पे ये वैल्यू आ रही है और इस ऑपरेटर पे हमारी ये वैल्यू आ रही है, तो आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका जो पूरा फंक्शन है इस टोटल फंक्शन के डोमेन प्लस में रेंज बनेगा तब आपका टोटल क्या बन जाएगा फंक्शन। तो आपका जो फर्स्ट वेरिएबल है वो आपका डोमेन है और जो सेकंड वेरिएबल आपका रेंज होगा। तो इस तरीके से होगा। वैसे ये इतना सॉल्व करना नहीं आएगा, सिर्फ आपको बोला जाएगा डोमेन और रेंज को डिफरेंस करो या फिर ये बोला जाएगा ये कौन सी कैटेगरी का है, मतलब कौन से टाइप का है। तो अब हम इसके टाइप देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन करने से पहले मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि फिर अगर आपको समझाना पड़ा तो इजीली समझा सकती हूँ। टाइप ऑफ फंक्शन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है आपके पास कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, मैंने बोला है आपका एफ ऑफ एक्स ये इज इक्वल टू वाई, इस तरीके से कोई फंक्शन मिलेगा, अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है के की वैल्यू मतलब कोई ऐसा नंबर है, जैसे हम लिखा था 1 माइनस ये इज इक्वल टू -5 हो गए थे, तो ये क्या है कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकती, बल्कि हम वेरिएबल्स को चेंज, ये जो हमारे पास है ये वेरिएबल, हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट को नहीं कर सकते। तो -5 यहाँ पर हमारे पास क्या दिखा रही है, शो कर रही है कि भाई ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट भी किससे बिलोंग कर रहा है भाई x से। f of x is equal to k सम कांस्टेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आपका a, कोई भी सेट a से बिलोंग करेगा। ठीक है, सेट a से बिलोंग करेगा, वही है कि इसमें जब वैल्यू रखेंगे तब हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू होगी कि उसकी वैल्यू फर्दर क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट फंक्शन किसे बोलेंगे, जिसमें वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, सेकेंड आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है, अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, उसका मोड लगा रखा है, तो यहाँ पर चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, वो बाहर आकर हमेशा किसको शो करती है, हमेशा पॉजिटिव को। मॉडुलस आपका मॉडुलो ही होता है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, अगर उसके पास मॉडुलो है या मॉडुलस है, तो वो आपकी हमेशा किस में निकलेगी, पॉजिटिव वैल्यू में। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन में थर्ड फंक्शन आता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है आपके पास कि कोई एक ऐसा फंक्शन होता है बड़ा, जिसकी वैल्यू हम जितनी हमारे पास, जैसे एक सेट दे दिया ऐसे 1 2 और 3, ये इसके एलिमेंट है, कहेंगे इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस पे निकलेगा, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उस पे ही निकलेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये माइनस के दे रखे होते हैं आपके पास, तो अगर हम
जितनी हमें पता है कि जितनी माइनस की वैल्यू छोटी वैल्यू होती है उतनी ही वो क्या होती है, ग्रेटेस्ट होती है, मतलब क्या होती है, बिगर होती है। तो फंक्शन आपका क्या बोला जाएगा कि आपको एक सेट दे दिया, जैसे मैंने -1 -2 -3 दे दिया, और कहा गया कि आपके पास एक फंक्शन है, जैसे लगा लो कि f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की क्यूब, ये आपके पास। तो f ऑफ x की वैल्यू सबसे पहले आप क्या पुट करोगे, -1, क्या आ जाएगी, -1 ही आएगी। फिर रखोगे -2, तो क्या आ जाएगी, -8, क्योंकि -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। फिर लास्ट क्या आपके पास, -3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -27। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा है। तो इन तीनों में से आपको कौन सा लग रहा होगा, यही, हाँ 1 ही है। माइनस की या नेगेटिव की वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। अगर ये सारे प्लस के होते तो क्या हो जाता, अगर ये सारे प्लस के होते तो क्या होता है, इसका आंसर 27 होता कि f ऑफ 3 पे वैल्यू आपकी ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका ये था। अगला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वही जिसकी वैल्यू 1 हो, ए पर ही जाए, रिफ्लेक्सिव, जैसे कि 1 दिया इनपुट तो आउटपुट भी आपका क्या आया, 1 आया, 2 दिया तो 2 ही आया, ठीक है। तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि आप जो इनपुट देते हो आपका आउटपुट वही निकलता है, और वो पूरा का पूरा किस पर बिलोंग करता है, किसी भी सेट ए पर, और ए सेट आपके पास जितने दिए होंगे एलिमेंट उसमें भी उतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। और आइडेंटिटी किसको शो करेगा, मिरर इमेज को, है ना, रिफ्लेक्सिव। आगे देखते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का दूसरा नाम है 1 1 फंक्शन, ठीक है। आपके पास ज़्यादातर एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आता है कि ये इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, मैनी वन है, मोडुलो है या कांस्टेंट है, इस तरीके से आता है क्वेश्चन। तो इंजेक्टिव का मैं बता देती हूँ। ये कोई आपके पास सेट एक्स है, मतलब कि सेट ए लगा लो आप, सेट ए है, सेट बी है। इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 फंक्शन क्या होता है आपके पास, जैसे 1 2 3, और आपके पास ये दे दिया 1 4 9, और यहाँ दे दिया आपके पास 16, ऐसे दे दिया, और आपके पास फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है आपके पास, और आपसे बोल रखा है कि बताइए ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है। अब देखो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 है ना, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9, इसके सारे हो गए, कुछ नहीं बचा ना। इसमें बेशक बचा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें एक भी आपका एलिमेंट नहीं बचा जिसकी मैपिंग इस पर ना हुई हो, ठीक है। मैपिंग बोले या फिर ये बोले इसकी इमेज इस पर ना बनी हो। तो जब आपके सेट ए की सेट बी पर पूरी की पूरी इमेज बन जाए, चाहे सेट बी में एक्स्ट्रा हो या ना हो, चाहे ये 16 होता चाहे नहीं होता, पर इसके सारे के सारे एलिमेंट इस पर मिरर इमेज या मैपिंग कर गए, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 फंक्शन। ये रहा इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 फंक्शन, ठीक है। आगे फिर अगला है मैनी वन। इसी पे समझाते थे मैनी वन क्या होता है, कि आपके पास यहाँ पर -3 और दे रखा है, कोई सा करके -3 और दे रखा है, और इसकी यहाँ पर 9 पर ही बनी है ना, क्योंकि f ऑफ -3 करेगा और उसका स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 9 ही बनेगा। तो 3 की भी 9 पे बनी और -3 की भी 9 पे बनी, ऐसे 2 की भी 4 पे बनी और -2 की भी 4 पे बनी, 1 की भी 1 पे बनी और -1 की भी 1 पे बनी। इस तरीके से कोई फंक्शन हो कि इसके सारे इसके एक से बिलोंग करते हो, इसके 2 इसके एक से, इसके 2 इसके एक से, तो उस फंक्शन को आप क्या बोलते हो, मैनी वन फंक्शन, कि इसके मैनी इसके 1 पर जा रही है, मैनी वन फंक्शन। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1 लिखा और इसको रिवर्स कर देंगे, तो वो रिवर्स में फंक्शन नहीं होता, क्योंकि फंक्शन होता ही यही है कि आपके ए के सारे बी पे जा रहे हो, ठीक है, ए के सारे बी पे जा रहे हो, तब आपका फंक्शन होता है। तो हम अगले पे आते हैं, अगले फंक्शन पे हमारा है सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन भी, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑन टू फंक्शन।
क्योंकि आपके पास पूछा भी जा सकता है सर्जेक्टिव में या ऑन्टो में, आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, मैंने कहा कि डोमेन की रेंज पर गई मैपिंग, गई इस वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है आपके पास। अगर इसकी, ये आपके पास इमेज बन गई, ये आपके पास क्या थे एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स की इमेज बन गई, उसको तो हमने क्या बोला था इंजेक्टिव। पर अगर इमेज की प्री इमेज बन जाए, मतलब अगर हम इस फंक्शन को रिवर्स कर दें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, तो आपके पास यहाँ पर हम x की वैल्यू करें तो ये इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा रूट का x, इस तरीके से। तो ये आपके दोबारा रिवर्स वही चीज़ आ जाएगी, इसका वन इसके वन पे, इसका वन इसके वन पे, इसका वन इसके वन पे, मतलब जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट की मैपिंग इसमें हो गई, ना इसमें बचा ना इसमें बचा। अगर यहाँ 16 होता ना तो ये आपका सर्जेक्टिव नहीं होता, पर अगर यहाँ 16 नहीं है तो आपका ये क्या है सर्जेक्टिव। अगर यहाँ पर 4 होता और फिर यहाँ 16 होता तो आपका क्या हो जाता ऑन्टो या सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाता। मतलब जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट इसमें होने चाहिए और सबकी एक दूसरे के साथ मैपिंग होनी चाहिए, इमेज के साथ एलिमेंट्स की और इमेज के साथ प्री इमेज की, उसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन्टो फंक्शन। हमारा लास्ट है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, वही है कोडोमेन है आपके पास, जैसे 1 2 3 दे दिया और आपके पास रेंज, मैंने कहा था ना रेंज आपका जरूरी नहीं है कि कोडोमेन जैसा ही हो। रेंज आपका क्या होता है, रेंज आपका क्या होता है कि जो हमारे फंक्शन ऑपरेट हुए हैं, जो हमारे रिलेशन या जो हमारे एलिमेंट ऑपरेट हुए हैं उनको हम लास्ट में लिखते हैं, उसको रेंज बोलते हैं। तो जो आपका कोडोमेन है सेम टू सेम वैल्यू अगर रेंज की आ जाए, अगर यहाँ 4 हो तो इसमें भी 4 ही आ जाए, सेम टू सेम एज इट इज आ जाए, जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट इसमें आ जाए, उस फंक्शन को आप इनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे सब कुछ हो गया है, इसमें टाइप भी हो गई, डेफिनेशन भी, रेंज भी और डोमेन भी। कल से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है।